नमस्कार साथियों। आज हम सहायक आचार्य भूगोल परीक्षा के हमारे सभी साथियों तथा जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक आचार्य भूगोल की एमसीक्यू सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। और एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम यूनानी भूगोलवेत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी हो। आज हम प्रारंभ करते हैं कि जो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न यूनानी भूगोलवेत्ताओं में काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। ये जो प्रश्न है इसमें हमें ये डिसाइड करना है, ये देखना है कि कौन कौन से जो भूगोलवेत्ता इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें उनका जो सही कालक्रम वो कौन सा है, जो पहले कौन हुआ उसके बाद भूगोल में योगदान। तो देखिए पहला ऑप्शन था हमारे पास थेल्स, उसके बाद एनेक्सीमेंडर, हेरोडोटस और होमर। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास होमर, थेल्स, हेरोडोटस और एनेक्सीमेंडर। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास थेल्स, हेरोडोटस, हिकेटियस, एनेक्सीमेंडर। चौथा ऑप्शन है हमारे पास होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर और हिकेटियस। अब हमें यहाँ चयनित करना है कि इनमें से जो सही क्रम है उनकी कालक्रम के अनुसार वो कौन सा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि हमारे भूगोल का यूनानी भूगोलवेत्ताओं का जो प्रारंभ होता है वो यूनानी भूगोलवेत्ताओं का प्रारंभ ही किन से होता है, होमर से। तो हमारे पास सबसे पहला आंसर क्या हुआ, होमर। अब हमें होमर नंबर 4 में मिला, होमर नंबर 2 में है। इट मीन्स नंबर 1 सही नहीं है और नंबर 3 सही नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। उसके बाद होमर के बाद जो दूसरे विद्वान मिलते हैं भूगोल में योगदान देने वाले, उनका नाम है थेल्स। तो हमारे पास यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है उसमें भी थेल्स महोदय हैं और चौथे में भी थेल्स महोदय हैं। अब तीसरा, इनके बाद जो महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं उनका नाम है एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर। तो जो एनेक्सीमेंडर है वो हमें चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारे लिए सही नहीं है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 4, होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर और हिकेटियस। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो आइए साथियों हम देखते हैं। पहला जो काल है वो हेलेनिक काल है और हेलेनिक काल का जो समय दिया गया है 776 बीसी से लेकर 323 बीसी। दूसरा हेलेनिस्टिक काल है 323 बीसी से 27 बीसी। तीसरा प्राचीन चिरसम्मत काल है वो 600 बीसी से 300 बीसी। अब हमें यहाँ ये जानना है कि हेलेनिक काल क्या होता है। तो जो यूनानी शासक थे उन यूनानी शासकों का जो काल रहा है वो यूनानी शासकों का काल हेलेनिक काल के नाम से जाना जाता है। यूनानी शासकों के द्वारा जो गवर्न किया गया काल है वो हेलेनिक काल कहलाता है। हेलेनिस्टिक जो काल है उसमें रोमन शासकों के द्वारा जो रोमन शासकों का काल है, गवर्निंग जो रोमन शासक थे उनका काल हेलेनिस्टिक काल कहलाता है। और तीसरा जो प्राचीन चिरसम्मत काल है वो भूगोल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यूनानी और रोमन दोनों ही भूगोलवेत्ताओं को काल को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ जो तीनों क्रम है वो सही सम्मिलित हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है 4 उपरोक्त सभी वो सही होगा। तीसरे वीडियो में आते हैं। तीसरे प्रश्न में होमर की जीवन तिथि को अज्ञात किस विद्वान ने बताया था। होमर के बारे में कि इनकी जीवन तिथि की जो हम चर्चा करते हैं उसे अज्ञात किसने बताया था। तो यहाँ ऑप्शन है जीएस मार्टिन, हिकेटियस, स्ट्रेबो और प्लेनी। क्योंकि ये जो सभी विद्वान हैं ये सभी विद्वान होमर के बाद के हैं। यहाँ ये जो बात कही गई थी वो जीएस मार्टिन महोदय द्वारा की गई थी। तो यहाँ जो आंसर है वो नंबर 1 है। अगला प्रश्न है होमर ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी। तो यहाँ चूंकि जो ग्रंथ हैं उनमें जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इलियड और ओडिसी, सभी जानते हैं उन्होंने इलियड और ओडिसी ग्रंथों की जो रचना है वो होमर महोदय द्वारा की गई थी। और ट्रोजन युद्ध का वर्णन भी होमर महोदय के द्वारा किया गया था। और होमर एक महाकवि थे, महाकवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भूगोल में की जो पवनों के बारे में चर्चा करी थी। इन्होंने कहा था कि हवा कौन कौन सी किस किस दिशा से आती है, उसकी आगे हम प्रश्न में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से सही सुमेलित
ये जो पवन है ये होमर महोदय के द्वारा बताई गई थी। पहली पवन जैसे बोरस है, नॉट्स है, जेफायरस है और यूरस है। एक तरफ है कि जो पवन है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं किससे हैं, जैसे पूर्वी हवा मंद व गर्म, पश्चिमी हवा तूफानी व डरावनी, उत्तरी हवा अतिशीत, दक्षिणी हवा आर्द्र। हमें यहाँ मैच करना है कि ए जो हवा है वो उनकी विशेषताएं क्या है और वो किस दिशा से संबंधित है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा आंसर है, जैसे बोरस है, वो बोरस किस प्रकार की हवा है, बोरस उत्तरी हवा है। तो उन्होंने कहा था कि जब हम ये देखेंगे तो बोरस जो है हमारी वो हवा कौन सी है, उत्तरी हवा है, नॉर्थ उत्तरी हवा है। और उत्तरी हवा किस प्रकार की होती है, तो ये हवा अति शीत है, अति शीत। अगला देखेंगे हम नॉर्थ। नॉर्थ किस प्रकार की हवा है, दक्षिणी हवा है, नॉर्थ दक्षिणी हवा है। और ये किस प्रकार की है, आर्द्र। तीसरा जो सी ऑप्शन है जेफायरस, वो किस प्रकार की हवा है, पश्चिमी हवा है। तो जो जेफायरस है वो किस प्रकार की हवा है, पश्चिमी हवा है, जेफायरस ये पश्चिमी हवा है। और ये किस प्रकार की है, तूफानी व डरावनी। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है यूरस, यूरस किस प्रकार की हवा है, पूर्वी हवा। यूरस किस प्रकार की हवा है, पूर्वी हवा, पूर्वी हवा है। किस प्रकार की हवा है, मंद व गर्म, मंद व गर्म हवा है। ये इनकी विशेषता के साथ हम आगे, मंद व गर्म हवा। तो आप देखिए होमर महोदय ने प्रारंभ में 4 प्रकार की हवाओं की बात करी और चारों दिशाओं से उन हवाओं का को निर्धारित करने का कार्य किया। अब इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। पॉइंट नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थेल्स महोदय के बाद, होमर के बाद जो विद्वान है भूगोल में योगदान देने वाले थेल्स हैं, उनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या प्रथम ग्रीक दार्शनिक और गणितज्ञ थेल्स जो है वो आयोनियन दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, इसलिए ग्रीक दार्शनिक भी हैं और गणितज्ञ भी हैं। तो ये कथन इनके बारे में सही है। पृथ्वी को नापने का कार्य प्रारंभ किया था, सबसे पहले गणितीय विधि से पृथ्वी को नापने का कार्य प्रारंभ करने का विचार ही इनके द्वारा दिया गया था, इसलिए ये भी कथन सही है। ये मिलेट्स निवासी हैं, ये कथन भी सही है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी मिलेट्स निवासी, पृथ्वी को नापने का कार्य प्रारंभ करने वाले विद्वान तथा प्रथम ग्रीक दार्शनिक और गणितज्ञ, तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनेक्सिमेंडर के बारे में सही कथन क्या है। हम देखते हैं नोमोन यंत्र का आविष्कार किया था एनेक्सिमेंडर महोदय ने। ये सूर्य घड़ी के समान है, जिसका नाम ज्ञान इन्होंने बेबीलोन से प्राप्त किया था। नोमोन यंत्र जो है वह देशांतर निश्चित करने के काम आता था। तो नोमोन यंत्र का आविष्कारकर्ता कौन है, एनेक्सिमेंडर महोदय। इस आधार पर यह कथन सही है। मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माता, ये कथन भी सही है। इन्होंने ही सबसे पहले मापक के आधार पर विश्व मानचित्र निर्माण की बात करी थी। समस्त जीवधारियों की जो उत्पत्ति है वो जल से मानी थी, ये ऑप्शन भी सही है। अर्थात हमारा यहाँ जो सही आंसर होगा वो नंबर 4 उपरोक्त सभी कथन इसके बारे में, एनेक्सिमेंडर महोदय के बारे में सही है। नेक्स्ट, कॉकेशस पर्वत पर मेलेंटलेनी, डंडरजी, स्टिथियन जनजातियों का वर्णन किस विद्वान ने किया था। कॉकेशस जनजाति पर्वत पर, कॉकेशस पर्वत पर इन जनजातियों का वर्णन करने वाला विद्वान इनमें से कौन था। तो इनमें जो विद्वान था वो था हिकेटियस महोदय। हिकेटियस महोदय, आप जानते हैं हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस महोदय कौन है, भूगोल का पिता, भूगोल का पिता। और इनकी जो पुस्तक है वो है जस्ट पीरियड्स, जो कि पृथ्वी का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन करने के कारण ही, व्यवस्थित वर्णन करने के कारण इनको भूगोल का पिता कहा गया था। नेक्स्ट हम आगे अगले वीडियो में बात करते हैं प्रादेशिक आधार पर भौगोलिक साहित्य लेखन की परंपरा। प्रादेशिक आधार पर भौगोलिक साहित्य लेखन की परंपरा
का प्रारंभ किस पुस्तक से माना जाता है? हमने बात करी थी अभी, जस्ट पीरियड्स पुस्तक है, और जस्ट पीरियड्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हिकेटियस महोदय। तो जस्ट पीरियड्स जो है, जस्ट पीरियड्स का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। इसका जो अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिकेटियस महोदय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हिकेटियस महोदय के बारे में हम देखते हैं कि इनकी जो पुस्तक है जस्ट पीरियड्स वो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, जिसके प्रथम खंड में यूरोपीय देशों का वर्णन और द्वितीय खंड में एशिया व अफ्रीका का वर्णन किया गया है। दूसरा हमने देखा यूरोपीय रूस को इन्होंने स्कीशिया नाम दिया था, और पश्चिमी यूरोप जो है उसे इन्होंने केल्ट नाम दिया था। पृथ्वी को इन्होंने वृत्ताकार तस्तरी के समान माना था, और जो चारों ओर से महासागरीय जल से घिरी हुई है। इन्होंने सर्वप्रथम इंडस का उल्लेख किया था, सर्वप्रथम इंडस का उल्लेख किया था। तो ये जो 4 कथन है, इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात चारों में से एक कथन ऐसा है जो गलत है। अब हमें ये पहचान करनी है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखिए, सर्वप्रथम इंडस का उल्लेख करने वाले भूगोलवेत्ता थे, इसलिए कथन सही है। पृथ्वी को वृत्ताकार तस्तरी के रूप में माना और महासागरीय जल से घिरी हुई माना, ये कथन भी सही है। यूरोपीय रूस को इन्होंने स्कीशिया माना और पश्चिमी यूरोप को इन्होंने केल्ट नाम दिया, इसलिए ये कथन भी सही है। अब आता है नंबर 1। यहाँ हमें देखना है कि जो जस्ट पीरियड्स पुस्तक है वो 3 खंडों में नहीं होकर 2 खंडों में लिखी गई थी। 3 खंडों में नहीं होकर 2 खंडों में लिखी गई थी। तो हमारा यहाँ जो कथन है वो कथन कौन सा है? ये 3 जो है वो गलत है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि 3 नहीं होकर ये कितने खंडों में लिखी गई थी? 2 खंडों में। तो ये वाला जो कथन है वो केवल एक संख्या खंड का अंतर करने से पूरा का, बाकी सभी बातें सही है। पहले खंड में यूरोपीय देशों का वर्णन किया गया था और द्वितीय खंड में एशिया और अफ्रीका का वर्णन किया गया था, लेकिन पूरी पुस्तक जो है वही 2 खंडों में लिखी गई थी, पर प्रश्न में दे दिया गया था 3 खंड। इसलिए ये जो कथन है यहाँ प्रश्न की दृष्टि से ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा? नंबर 1 कि जस्ट पीरियड्स पुस्तक 3 खंडों में, जबकि 3 में नहीं होकर किसमें हुई थी? 2 खंडों में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से समझना चाहिए रूप से और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए, कथन किस भूगोलवेत्ता का है? ये बहुत ही फेमस कोटेशन है और ये जो कथन दिया गया था वो हेरोडोटस महोदय के द्वारा दिया गया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्होंने भूगोल और इतिहास के संबंध के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात की थी कि जब भी हम संपूर्ण इतिहास को अध्ययन करें तो उसकी भौगोलिक विशेषताओं के साथ अध्ययन करें, और जब भी हम संपूर्ण भूगोल को पढ़ें तो उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी हम मद्देनजर रखते हुए पढ़ें। इतिहास का भूगोल, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम हिस्टेरोग्राफी, हिस्टेरोग्राफी, और उसी में इन्होंने इस कोटेशन को यूज किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नील नदी के मुहाने का अध्ययन का डेल्टा शब्द किसने दिया था? तो नील नदी के मुहाने का अध्ययन करके डेल्टा शब्द देने वाले जो विद्वान हैं वो हेरोडोटस महोदय हैं। इन्होंने सबसे पहले नील नदी का अध्ययन किया और नील नदी का अध्ययन करते हुए इन्होंने कहा था कि नदी का जो मुहाना है नील नदी का, वहाँ नदी विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो और त्रिभुजाकार रूप बन जाता है, तो उस त्रिभुजाकार रूप के लिए इन्होंने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, हेरोडोटस के बारे में सही कथन क्या है? तो हेरोडोटस महोदय एक यात्री और अन्वेषक थे। 20 वर्षों की लंबी यात्रा इन्होंने की और भौगोलिक व ऐतिहासिक सूचना इन्होंने एकत्रित करने का कार्य किया, और ऐतिहासिक तथ्यों को व्यवस्थित वर्णन करने के कारण ही हम इन्हें क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। तो ये कथन सही है। विश्व मानचित्र पर यामोत्तर खींचने का इन्होंने प्रयास किया था, ये कथन भी सही है। सबसे पहले इन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया था, ये कथन भी सही है। अपने विश्व मानचित्र में इन्होंने विश्व को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया, लीबिया जो है वो अफ्रीका को पहले लीबिया कहा जाता था, अफ्रीका को पहले लीबिया कहा जाता था। तो जो लीबिया है वो आज वर्तमान में जिस अफ्रीका की बात करते हैं उससे संबंधित ही है। तो इन्होंने विश्व मानचित्र में 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया नाम से दर्शाया था, ये कथन भी सही है। तो यहाँ उपरोक्त सभी चारों जो कथन है वो सभी सही है। हेरोडोटस महोदय यात्री और अन्वेषक थे,
20 वर्षों की लंबी यात्रा की, ऐतिहासिक तथ्यों का व्यवस्थित वर्णन किया, इसलिए इतिहास के पिता कहे जाते हैं। विश्व मानचित्र पर यामों तक खींचने का प्रयास किया, सर्वप्रथम कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया। अपने विश्व मानचित्र में विश्व को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में के नाम से दर्शाया। अगला प्रश्न है, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक किस विद्वान ने कहा था? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहने वाले जो व्यक्ति थे वो हैं जीएस मार्टिन। जीएस मार्टिन ने इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा था। और यहाँ जो आपको मूल बात ध्यान रखनी है कि होमर को जीएस मार्टिन ने क्या कहा था, उनकी जो आयु है, जो तिथि है, उसको अज्ञात बताया था। भूगोल के जो पिता हैं वो है हिकेटियस। केवल इरेटोस्थनीज के बारे में जीएस मार्टिन ने ये चर्चा करी थी और उन्होंने कहा था कि मेरी दृष्टि में इरेटोस्थनीज को जीएस मार्टिन के द्वारा भूगोल का जनक कहा गया जाना चाहिए। तो ये जो कथन है ये किसका है? जीएस मार्टिन का है। तो जीएस मार्टिन ने भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा, जबकि भूगोल का जो पिता है वो हिकेटियस है। नेक्स्ट, कौन सा भूगोलवेत्ता सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया स्थित पुस्तकालय का अध्यक्ष बना था? ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता है इनमें से जो सिकंदरिया स्थित पुस्तकालय का अध्यक्ष रहा था? कौन है इसमें? कौन है इसमें? सामान्य रूप से देखिए, क्या स्ट्रेबो है, टोल्मी है, इरेटोस्थनीज है, पोलीबियस है। कौन है इसमें? आपको आसानी से याद होगा यहाँ, क्योंकि इरेटोस्थनीज जो है वो क्या था? सिकंदरिया स्थित अलेक्जेंड्रिया स्थित पुस्तकालय का अध्यक्ष रहा था। और इरेटोस्थनीज को पुस्तकालय अध्यक्ष किसने बनाया था? टोल्मी ने बनाया था इरेटोस्थनीज को, क्योंकि टोल्मी जो है उस समय रोमन शासक था। रोमन शासक था, ये भी एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है, पर ये रोमन शासक भी रहे थे। तो टोल्मी रोमन शासक थे जिन्होंने इरेटोस्थनीज को सिकंदरिया स्थित अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट, इरेटोस्थनीज के बारे में सही कथन क्या है? इनकी पुस्तक का नाम जियोग्राफिया है। गणितीय आधार पर भूगोल का विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया था। इरेटोस्थनीज तो गणितीय भूगोल के रूप में ही जाना नाम है और इन्होंने भूगोल में वो महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें गणितीय विधियों के द्वारा एक सिस्टमेटिक अप्रोच से हमें भूगोल के एक नए अध्ययन को प्रारंभ करने का आधार मिला, इसलिए कथन सही है। अक्षांश और देशांतर के आधार पर प्रथम मानचित्र निर्माण इन्होंने किया था, जिसमें इन्होंने 7 अक्षांश और 7 देशांतर निर्धारित किए थे। 7 अक्षांश और 7 देशांतर निर्धारित किए थे। विषुवत रेखा की जो लंबाई है इन्होंने 25,000 स्टेडिया बताई थी, जो वास्तविक मापन से 14% अशुद्ध थी। ये कथन भी इनका सही है। असमान जो सीन है और सिकंदरिया के मध्य सूर्य की किरणों का कोण इन्होंने 60 डिग्री 12 मिनट माना था। तो इरेटोस्थनीज ने जब पृथ्वी की परिधि मापन का कार्य प्रारंभ किया और जब वो परिधि मापन का कार्य कर रहे थे तो उन्होंने परिधि मापन के कार्य के दौरान 2 स्थान लिए थे, सीन और सिकंदरिया। और उन सीन और सिकंदरिया पर सूर्य की किरणों का कोण मापते हुए पृथ्वी की जो परिधि है उसकी जो दूरी विषुवत रेखा की लंबाई है वो 25,000 स्टेडिया मानी थी। ये कथन भी सही है। अश्वान, सीन और सिकंदरिया मध्य सूर्य किरणों का कोण 60 डिग्री 12 मिनट था, ये भी उन्होंने सही माना था। यहाँ उन्होंने क्या पहले 25,000 माना था, फिर उन्होंने उसके बाद में 25,000 के बाद में एक जगह उन्होंने इसे 25,200 भी किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों बातें सही है। 25,200 स्टेडिया भी उन्होंने किसी जगह विवरण दिया था। उनको लगा था कि भी हो सकता है कि मेरे से गलती हो, तो जबकि उन्होंने 25,000 और 25,200 दोनों का ही उल्लेख किया है, इसलिए यहाँ 25,000 स्टेडिया जो बताई है वो भी सही है। तो यहाँ जो आंसर है इरेटोस्थनीज के बारे में उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इरेटोस्थनीज द्वारा पृथ्वी की परिधि की गणना जो की गई थी उसमें अशुद्धि के कारण कौन कौन से थे? ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण उनके द्वारा जो पृथ्वी की परिधि मापन की गई वो अशुद्ध मानी गई थी? और अशुद्धि का जो कारण था वो क्या क्या कारण थे? अगर वह गलती नहीं करते तो हो सकता था कि उनकी जो परिधि मापन है वो बिल्कुल सटीक बैठता आज के परिप्रेक्ष्य में। सीन और सिकंदरिया के मध्य की दूरी उन्होंने 5,000 स्टेडिया मानी थी, जबकि वास्तव में वह 4,530 स्टेडिया ही है। तो ये जो कथन है अशुद्धि के कारण है उसमें ये सही है। सीन और सिकंदरिया के मध्य 5,000 स्टेडिया उन्होंने माना, जबकि मानना कितना था?
4530 स्टेडिया। तो ये वास्तविक दूरी है 4530 स्टेडिया। दोनों स्थानों सीन और सिकंदरिया के मध्य उन्होंने जो अंतर माना था वो 7 डिग्री 12 मिनट का माना था, जबकि वो 7 डिग्री 12 मिनट का नहीं होकर वो कितना था, 7 डिग्री 30 मिनट, बिल्कुल माइनर सा अंतर रहा था। और जब उस समय जब भूगोल की अध्ययन यात्रा प्रारंभ करते समय बिना संसाधनों के भी इतना नज़दीक भूगोल के परिधि मापन का कार्य करना वास्तव में ही भूगोल के की जो आज एक सुदृढ़ नींव है उस वो इन्हीं विद्वानों के पूरी कर्मठता के कारण आज हम देखते हैं कि बिना भौतिक संसाधनों के भी उन्होंने भूगोल में इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के साथ बिल्कुल सत्यता के नज़दीक पहुंचकर कार्य किया है। तो दोनों स्थानों के मध्य अंतर जो है 7 डिग्री 12 मिनट नहीं होकर 7 डिग्री 30 मिनट होना था, जबकि उन्होंने ये माना था। तो ये कथन भी क्या है, सही है। 3 कर्क रेखा पर स्थित ना होकर 24 डिग्री 5 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये उसका वास्तविक अक्षांश है, जबकि इरेटोस्थिनीज महोदय ने सीन को कर्क रेखा पर स्थित माना था। अगर वो कर्क रेखा पर माना इस वजह से वो अंतर आया, अगर वो कर्क रेखा पर नहीं मानते, इस अक्षांश पर मानते, तो उनकी जो पृथ्वी की परिधि की गणना थी उसमें अंतर ही नहीं आता। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, जबकि उन्होंने सूर्य की किरण की लंबाई, तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी अशुद्धि के कारणों में माना जाता है कि उन्होंने अगर कर्क रेखा पर माना है, मानते कहाँ, वास्तव में कहाँ है। तो मैंने ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को दोनों अप्रोच से बनाया है ताकि आपका जो सारा फैक्ट्स है उसके बारे में वो भी अच्छे से आपको प्रश्न के साथ ही तैयार हो जाए। ये जो सभी कथन इस बारे में सही है, तो हमारा जो ऑप्शन है नंबर 4 वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, इरेटोस्थिनीज द्वारा दिए गए विवरणों में कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, एशिया के विशाल पर्वत को इन्होंने माउंट टारस नाम दिया था। एशिया के विशाल पर्वत को इन्होंने माउंट टारस नाम दिया था। हिमालय को इन्होंने इमोस कहा था, जो कि गंगा का स्रोत बताया इन्होंने। श्रीलंका को इन्होंने टाप्रोबने कहा था, ये भी सही है। पृथ्वी की जो परिधि मापन है उस परिधि मापन में इन्होंने सिकंदरिया स्थित कुएं को चुना, जहाँ 21 जून को दोपहर को समय सूर्य किरण लंबवत पड़ती थी। अब यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने 2 स्थानों का चयन किया था, एक तो किया था सीन और दूसरा किया था सिकंदरिया। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में गलती क्या हो रही है कि पृथ्वी का परिधि मापन के लिए कार्य किया इन्होंने सिकंदरिया के स्थान पर सीन स्थित कुएं को चुना था, और हमारे प्रश्न में दे दिया है कि पृथ्वी का परिधि मापन सिकंदरिया स्थित कुएं को चुना, इसलिए ये जो विवरण है ये विवरण क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो नंबर 4 है, सही नहीं है। तीनों बातें इरेटोस्थिनीज के बारे में सही है। यहाँ अगर ये लिखा होता कि पृथ्वी के परिधि का मापन हेतु सीन कुएं को चुना, तब ये कथन भी सही होता। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि परिधि की मापन के लिए जो कुएं का चुना गया था वो कुआं कहाँ था, सीन में था। नेक्स्ट, हिप्पार्कस के बारे में कौन सा सही कथन है। हिप्पार्कस महोदय ने नक्षत्रों की गणना के लिए एक एस्ट्रोलोब यंत्र का आविष्कार किया था। नक्षत्र गणना के लिए एक एस्ट्रोलोब यंत्र का आविष्कार किया था, ये कथन सही है। अशीरियन अंक गणित के आधार पर व्रत को 360 में इन्होंने विभाजित किया था, तथा विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर दोनों को ही इन्होंने वृहद व्रत बताया था, ये भी ग्रेट सर्किल बताया था, ये भी कथन इनके बारे में सही है। 850 तारों की इन्होंने एक सूची बनाई 129 ईसा पूर्व में, ये कथन भी सही है। त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति में, 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में बदलने का कार्य करने का श्रेय जो है वो हम किनको देते हैं, हिप्पार्कस महोदय को देते हैं। स्टीरियोग्राफिक त्रिविमीय और ऑर्थोग्राफिक लंबकोणीय प्रक्षेप का इन्होंने निर्माण किया था। स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप जो है वो जो खमध्य प्रक्षेप है उनके एक प्रकार हैं। और जब हम बात करते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप की, तो आप ये देखिए कि ये जो हमारा क्रम है और इसमें प्रक्षेपण तल और प्रक्षेपण तल पर जो नेत्र स्थान है, किरणों का जो गमन है वो कहाँ से है, उसके आधार पर यदि हमने प्रक्षेपण तल को उत्तरी ध्रुव पर रखा हुआ है
उत्तरी गोलार्ध में है और नेत्र स्थान हमारा दक्षिण ध्रुव पर है। तो जब उत्तरी ध्रुव पर जो हमारा प्रक्षेपण तल रखा हुआ है जिस पर हमें प्रक्षेप करना है, इसको हम कहेंगे प्रक्षेपण तल। और इस प्रक्षेपण तल पर जब उसके विपरीत ध्रुव से किरणों का गमन माना जाए इस प्रकार से, तो ये जो प्रक्षेप बनेगा, इस प्रक्षेप को इन्होंने नाम दिया था स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो त्रिविमीय स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसके विपरीत ध्रुव से नेत्र स्थान की स्थिति हो। और जब नेत्र स्थान की स्थिति किसी अनंत बिंदु पर हो, जैसे प्रक्षेपण तल हमने विषुवत रेखा पर रखा हुआ है और अनंत स्थान से सूर्य की किरणें आ रही हो, अनंत स्थान से प्रकाश बिंदु हो, तो ये जो प्रक्षेप बनेगा, अर्थात यहाँ जो है ये अनंत है, अनंत से मिल रही है, ये कहलाती है लंब कोणीय प्रक्षेप। ये जो प्रक्षेप बनेगा, ये प्रक्षेप बनेगा लंब कोणीय। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान है हिप्पार्कस महोदय का कि उन्होंने पृथ्वी की जो 3 डायमेंशनल आकृति है उसको 2 डायमेंशनल में बदलने के लिए स्टीरियोग्राफिक और लंब और आर्थोग्राफिक प्रक्षेपों का पहली बार निर्माण किया। अर्थात इस प्रश्न में सभी जो कथन है वो सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पोसिडोनियस के बारे में, कौन सा कथन सही है। तो पोसिडोनियस जो है वो भौतिक भूगोल के पिता माने जाते हैं। पृथ्वी की जो परिधि की गणना है, केनोपस नामक नक्षत्र की ऊंचाई का प्रयोग इन्होंने किया था। पृथ्वी की परिधि गणना हेतु किस विद्वान ने केनोपस नामक नक्षत्र का प्रयोग किया? ये प्रश्न सीधा भी हो सकता है। केनोपस, ये महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी की परिधि गणना हेतु केनोपस नक्षत्र की ऊंचाई का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन है? पोसिडोनियस है। और पोसिडोनियस ने पृथ्वी की जो परिधि की लंबाई है वो 18,000 मील मानी, अर्थात इन्होंने इरेटोसनी से काफ़ी कम मानी। पृथ्वी की परिधि की जो लंबाई है वो 18,000 मील मानी। इन्होंने ज्वार भाटा और सागरीय लहरों का भी अध्ययन किया था तथा इन्होंने कहा था कि अमावस्या व पूर्णिमा के नज़दीक जो है वो दीर्घ ज्वार आते हैं, क्योंकि उस समय इतना सटीकता के साथ नहीं था, पर बिल्कुल इन्होंने जो बात कही थी कि अमावस्या व पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आते हैं। तो इस प्रश्न में भी उपरोक्त सभी जो कथन है वो सही है पोसिडोनियस के बारे में। यूनानी भूगोलवेत्ताओं से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आज हमने आपसे चर्चा करी। आगामी वीडियो में भी हम इस प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आएंगे और MCQ सीरीज़ के माध्यम से हम उनको एक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे कम समय में। धन्यवाद।